जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। एक बार फिर से हम अपने आईएएस पीसीएस वाले डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बार मैं पैटर्न को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि फर्स्ट वी विल डिस्कस, पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में वी विल ऑल्सो एक मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसका मॉडल आंसर वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वी विल कम से कम 5 या 6, मेनी टाइम्स 7 और 8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड प्रीलिम्स क्वेश्चन वो दोनों मिक्स होंगे, वो सॉल्व करेंगे फॉर द प्रीलिम्स। और इसका जो भी नोट्स है एक सिंप्लीफाइड वे में, सेम ऑन द बेसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो भी न्यूज़पेपर का मेन कोर एरिया होगा उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर वे में आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको इजी हो। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आज पहला टॉपिक है फ्रंट पेज पे है, वो है कि भूटान को हमने, इंडिया ने बोला है कि हम 10,000 करोड़ रुपए देंगे। पहले ये 5,000 करोड़ रुपए था। तो कहीं ना कहीं इंडिया एंड भूटान का रिलेशनशिप मजबूत हुआ है। तो मेंस में इसका यूज कर सकते हैं फोर्डर पॉइंट में। प्रीलिम्स में यूज होगा कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है वो दिया गया है। तो प्रीलिम्स में ये आप याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अरेस्ट किया है ईडी ने। केस ऑफ करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन नहीं देंगे। तो ये हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल है कि नहीं। और अगर और यहाँ पे जुडिशरी की एक एक नहीं, दो इस पे जजमेंट है, वर्डिक है। तो उसको स्टडी करेंगे तो मेंस के लिए ये हो जाएगा, मेंस में हमारे काम आएगा। अभी देखते हैं कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एजुकेशन एक्ट था 2004 का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। तो एक तरीके से ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो हमारा सेक्युलर प्रिंसिपल है और कैसे उसको डील करना है, उसके लिए हम पॉइंट पा जाएंगे। फिर हम स्टडी करेंगे टू वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अमेरिका स्टैंडिंग। यहाँ देखेंगे कि जो यूक्रेन एंड इजराइल एंड हमास के बीच चल रहा है, एक तो इजराइल एंड हमास के बीच चल रहा है, एक यूक्रेन एंड रसिया के बीच चल रहा है। दोनों में अमेरिका का स्टैंडिंग देखेंगे क्या है, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके दृष्टि से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, ब्लो बैक ऑन द पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड इंसर्जेंसी। तो यहाँ पे देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। तो हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी प्रीलिम्स की कि क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ पे तहरीके पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान है, तो उसकी हम आइडियोलॉजी देखेंगे। और मेंस के लिए जो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो एक तरीके से चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज इनस्टेबिलिटी, उसको स्टडी करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफी न्यूज में है, ऑलरेडी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज का जो आर्टिकल है उसमें वो डिस्कस किया है कि कैसे ये पार्टीशन के को देख के एक तरीके से जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं जो पार्टीशन में रॉन्ग था उसको सुधारा जा रहा है। तो देखेंगे कि पार्टीशन का कौन रिस्पॉन्सिबल था। तो उसके लिए ये मेंस के लिए एनालिसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि परसिक्यूशन जो माइनॉरिटी का है और मुस्लिम्स का परसिक्यूशन है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या टोटली नहीं है क्या, अगर है तो किस लेवल पे है, वो भी देखेंगे। केरला में जो ह्यूमन एंड एनिमल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें पूरा केस स्टडी है, काफी अच्छा आर्टिकल है। मेंस के लिए अप्रोच रहेगा और इस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाद में हम देखेंगे छोटा सा आर्टिकल है इनइक्वालिटी डिप्ड, ये एक स्टडी है, सर्वे है, उसमें देखते हैं कि क्या है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया बिड करने जा रहा है। अफ्रीका में ऑलरेडी बिड भी किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी बिड किया है। तो प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जाने कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, कैसे यूज है। तो ये सब के लिए दैट विल बिकम इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हैं। पहला पेज पे काफी सेंसेशनल न्यूज है और वो न्यूज है कि अरविंद केजरीवाल सेंट टू द ईडी कस्टडी एंड उनका जो रिमांड है 28 मार्च तक है, 6 दिनों के लिए अब वो ईडी के पास अरेस्ट रहेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस पे एक बहुत ही अच्छा
एक आर्टिकल है, एनालिसिस है, न्यूज एनालिसिस ही है कि एक चीफ मिनिस्टर अगर उनके ऊपर करप्शन का चार्ज है, अरेस्ट होते हैं, तो वो रह सकते हैं कि नहीं एज ए चीफ मिनिस्टर। तो उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो आरोप लगाया है ईडी ने, कहा है कि 100 करोड़ का घोटाला था, अब उनको बोले कि वो एक्सीड होकर 600 करोड़ तक जा सकता है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के पास पहले से ही इतना ज्यादा उनके पास ईडी के पास सबूत था, तो ट्रायल कोर्ट के लिए क्यों नहीं गए? ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये जो हमारा आज का एडिटोरियल है उसमें भी कवर किया गया है, तो वहां पे हम देखेंगे। यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा जस्ट पॉलिटिकल न्यूज जो है उसको ही देखते हैं। यहाँ पे भी अगेन ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, कोई डीप डाउन इसमें कोई स्टडी नहीं है, एनालिसिस नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी चीफ जो यहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो मना कर दिए थे कि मैं मिनिस्टर को ओथ नहीं दिलवाऊंगा। चीफ मिनिस्टर ने जहां तक कि उनको रिकमेंड किया था, और जो आर्टिकल 164 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 164(1) ये बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और जो बचे हुए मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्टर, उनका भी गवर्नर ही करेंगे, लेकिन वो जो सजेशंस आएगा, जो रिकमेंडेशन आएगा, एडवाइस आएगा, वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से आएगा। चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया है तो आपको करना है। और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वहीं पे अगर मेजोरिटी प्रूव कर दिया तो वो गवर्नमेंट में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नर का ही प्लेजर अल्टीमेट है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो भूटान है उसका सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्लियाप्पो। ओके, ग्लियाप्पो तो यहाँ पे है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन भूटानीज ही अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है, 2021 में ही अनाउंस किया गया था, अब वहां पे दिया जा रहा है क्योंकि भूटान का जो मैनेजमेंट किया गया था इंडिया के तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंस था वो काफी एक तरीके से एक्सलेंट था, तो इसलिए हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है वो है कि भूटान असिस्टेंस ओवर द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम द 5,000 करोड़ टू द 10,000 करोड़। तो अब जो इंडिया भूटान का सपोर्ट करता था उसके 5 years प्लान में अब 5 की जगह पे 10,000 करोड़ हम लोग देने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम पैसा मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें फायदा दूर का देखना है। चाइना ऑलरेडी भूटान को चाहता है कि वो उसके करीब आ जाए। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो भूटान का लोकेशन है इंडिया के बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे है। जो चिकन नेक है, जो उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वो छोटा सा गलियारा है जिसके थ्रू इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनसे कनेक्ट होता है। अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरा इंडिया कट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। चाइना चाहता है कि उसके पास आके वो उस पे सर्विलेंस करे, एक थ्रेट तरीके से भूटान से नेगोशिएट भी कर रहा है कि यहाँ का आप लैंड ले लीजिए और मुझे जो लैंड है वो आपको, इससे ज्यादा लैंड हम आपको नॉर्दर्न एरिया में दे रहे हैं भूटान के। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले सेशन में, तो वहां पे हमने मैप से इसको डिस्कस किया था। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि ये सब चीजें नहीं हो, तो इंडिया इज वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग। ओके, तो ये आप देखिएगा। फिर इंडिया ने ये भी कहा कि हम जो जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो भूटान डेवलप करना चाहता है ताकि इस एरिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए भी इंडिया ने कहा कि हम फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया का भी जो असम रीजन है या वेस्ट बंगाल का बैकवर्ड रीजन है उसको भी बेनिफिट होगा। एक चीज याद रखिएगा कि भूटान का जो पारो वैली है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारो वैली कहाँ पे है, तो ये भूटान में है। प्लीज रिमेम्बर दैट। ओके, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ये देख रहे हैं, ये जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये टेड्रेलथंग फेस्टिवल है। ओके, तो यहीं पे इनको फैसिलिटेट किया गया है, जो अवार्ड दिया गया है उससे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, दिस विल बी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कि उड़ीसा का जो बीजू जनता दल है, जो अभी रूलिंग पार्टी है स्टेट में, उन्होंने बोला है कि बीजेपी के साथ वो गठबंधन से नहीं लड़ेंगे, अलायंस में नहीं जाएंगे। बीजेपी और बीजेडी, बीजू जनता दल और बीजेपी दोनों अपना अलग अलग लड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो जानिएगा कि एक आइडिया होना चाहिए कि उड़ीसा का जो पॉपुलेशन है 4.5 करोड़ है, तो कोई कम नहीं होता है। दिल्ली का 2 करोड़ के आसपास है, और यूपी का नियर अबाउट 20 करोड़, 24 करोड़ इस समय पहुंच गया है। 20 करोड़ तो पिछले सेंसस में था, इस समय तो 24 करोड़ पहुंच गया है। ओके, क्या मेन मुद्दा था कि ये नहीं हो पाया? पहले की बीजेपी को लग रहा था कि अभी
जो सक्सेशन होने वाला है, जो बीजेडी के चीफ है, वो वीके पंड्यान बन सकते हैं। और वीके पंड्यान का जो एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों के बीच में वो अभी पता नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, और वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो एक सस्पिशन है, ये भी बीजेपी नहीं चाहता था कि अपने ऊपर इसका सारा जिम्मेदारी ले, तो इसीलिए ये अलायंस से आउट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, कैन अरविंद केजरीवाल कंटिन्यू टू बी सीएम वाइल इन द कस्टडी, कि अरेस्ट हो गया है, वो अभी रिमांड पे है, फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है वो कंटिन्यू रहूंगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा जो लॉ है और रेगुलेशन है या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है इस पे है क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उसमें ये बोला गया है कि there should be always the consideration of the constitutional morality, और रूल ऑफ जो लॉ है उसको फॉलो करना होगा। और ये आया था हमारा जजमेंट अभी हाल ही में है, एस रामचंद्रन वर्सेस एस सेंथिल बालाजी केस था, ये भी तमिलनाडु से ही केस था। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, ये बेसिक होना चाहिए। और अगर चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि ये मोरालिटी की ग्राउंड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, स्टैंडर्ड जो हमारा है वो लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। मनोज नरुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें भी इसी पे डिस्कशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक नॉर्म्स फॉर अपहोल्डिंग द पब्लिक ऑफिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अवॉइडिंग एक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी टू द रूल ऑफ लॉ। ओके, फिर बोला था कि दैट द गवर्नमेंट हैज टू राइज एबव द नैरो प्राइवेट इंटरेस्ट एंड द पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैरोकियल पॉलिटिकल आउटलुक। ओके, और यहाँ तक देखना चाहिए कि द थर्ड कंसिडरेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट ऑफ होल्डिंग द हाई मोरल स्टैंडर्ड एंड अटैच टू द पब्लिक ऑफिस। तो यहाँ पे है ये ग्राउंड होना चाहिए कि अगर आपका कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, फिर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हमेशा आनी चाहिए अगर आपको डिसाइड करना है। ओके, जो दिक्कत है कि अगर चीफ मिनिस्टर रह भी जाए, ठीक है, अभी लॉ ये नहीं कहता क्योंकि अभी तो कन्विक्शन नहीं हुआ, सिर्फ अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करके उनको जेल में रखा गया है। ऐसा तो नहीं है कि उनको पहले से ही कन्विक्शन हो गया है, सजा सुना दी गई है, फाइनल वर्डिक्ट तो आया नहीं है। तो इस केस में तो कॉन्स्टिट्यूशनली या कोई भी लॉ ये नहीं कहेगा कि वो अपना रिजाइन करे, ये मोरालिटी ही बोलती है। और दूसरा कुछ प्रैक्टिकल रीजन हो सकते हैं। अब आप जेल में रहेंगे और आपको कोई फाइल साइन करना है, तो वो आपको जेल में लेके कैसे जाएगा? ऐसे तो ये ब्रीच होगा ना, ब्रीचिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस। ओके, तो मिनिस्टर इन द प्रिजन कैन नॉट एक्सेस टू द डिपार्टमेंट फाइल एज वेल, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक सिक्रीसी का जो लॉ है वो भी तो है। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि अब बोला जा रहा है कि आप जेल में है, काम तो कर नहीं रहे हैं, आपकी फिर भी आप सैलरी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक ऑफिस विदाउट द परफॉर्मिंग एनी ड्यूटीज। ओके, तो दिस इज द केस। फिर से ये भी है कि दिस कॉन्सर्न वर बेस्ड ऑन द पब्लिक मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और लास्ट थिंग ये है कि सिटीजन एक्सपेक्ट पर्सन टू इन पावर टू अपहोल्ड द हाई स्टैंडर्ड एंड मोरल कंडक्ट। ओके, so high court emphasizes that the political compulsion should not override public morality, good governance and the constitutional morality। तो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक तरीके से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नहीं ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, हाई कोर्ट स्टेज उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट ऑफ 2004। ओके, तो यहाँ पे क्या ग्राउंड है? ग्राउंड मेनली है कि ये कह रहे हैं कि एक साथ आप सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन का एजुकेशन दे रहे हैं। और सेक्युलर चीज कहता है, सेक्युलर जो प्रिंसिपल कहता है वो कहता है कि आप सभी रिलीजन को पढ़ाना पढ़ाइए। तो यहाँ पे है कि कोर्ट एम्फेसिस दैट इट इज स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड द सेक्युलर एजुकेशन। ओके, कोर्ट रूल दैट द स्टेट कैन नॉट एस्टेब्लिश द एजुकेशनल बोर्ड सोलेली फॉर द स्पेसिफिक रिलीजन एंड फिलॉसफी। आप एक ही फिलॉसफी, एक ही रिलीजन को नहीं पढ़ा सकते, कहीं ना कहीं आप एक बायस ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है कि जो अभी हमारे बच्चे जो मदरसा में हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है ना, हायर एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड है, यहाँ तक बोला है कि 18 ईयर्स तक का एज अगर हो जाए, वहां तक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन को इंश्योर करे कि सेक्युलर है, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है। ओके, providing the different types of the education based on the religion is deemed unconstitutional and the divisive to the society। Okay, अगर कहीं पे भी रिलीजन को ही सिर्फ आप लाते हैं और एक ही रिलीजन है तो कहीं ना कहीं डिविसिव हो ही जाएगा। ओके,
सो यहाँ पे ये आया कि नहीं हम तो ट्रेडिशनल एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सफिशिएंट है क्या मदरसा में, तो जो एक्ट है उसमें ये जस्टिफाई किया गया था कि हाँ सफिशिएंट है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, मॉडर्न एजुकेशन एंड यूनिवर्सल सब्जेक्ट जो है वो हमें पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पे फोकस करके एक ही तरीके का आप नॉलेज दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, टू वॉज द कॉन्सिक्वेंस फॉर द अमेरिकाज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो दो वार चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, एक तो यूक्रेन एंड रसिया के बीच में चल रहा है और दूसरा चल रहा है इजराइल एंड हमास के बीच में। तो यहाँ पे है कि यूएस का क्या स्टैंड है, दोनों में यूएस का सपोर्ट है, एक में इजराइल को सपोर्ट जा रहा है, एक में यूक्रेन को सपोर्ट जा रहा है। लेकिन अभी देखिए जो अभी का जो डायनामिक चेंज हो रहा है, हमने देखा है कि इजराइल के जिस तरीके से जितने करीब से सपोर्ट हो रहा था यूएस से, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है। यूएस में क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ जिस तरीके से इजराइल ने कंटिन्यूअसली बम्बार्डमेंट किया है, सिविलियंस का डेथ हुआ है, 40,000 लोगों का डेथ हुआ है, मैक्सिमम चिल्ड्रेन एंड वीमेन है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि कई जो बहुत ही कट्टर सपोर्टर थे, यहाँ तक कि जो एकदम क्लोज थे, मतलब इजराइल के ही बातें कर रहे थे, ज्यूस, कितने ज्यूस पीपल हैं यहाँ पे। एक तो राइटर का नाम दिया है कि ही इज द ज्यूस एंड डिस्पाइट दैट ही इज अपोजिंग द स्टैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजराइल, कि आप जिस तरीके से अटैक करें वो इनडिस्क्रिमिनेट है और आप फिलिस्तीनियन के खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरीके से होमिसाइड ही है, एक तरीके से आप क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली देखा गया है कि ट्रंप का क्या, डोनाल्ड ट्रंप जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, माना जा रहा है कि वो आने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो लीड कर रहे हैं, उनका भी यही है कि वो आते ही रसिया यूक्रेन वार को शिफ्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं इंड करेंगे, निगोशिएट करेंगे और यूरोपियन कंट्रीज से कहेंगे कि जो आपका नाटो में आप अकेले चुपचाप बिना पैसे दिए सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं, पैसे दीजिए उसके लिए। तो ये स्टैंड कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं कि यूएस एंड यूक्रेन का वार में क्या है। अभी तक यूएस कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा था, $75 बिलियन का सपोर्ट दे चुका है। फिर से $60 का एक और पैकेज है, वो अभी कांग्रेस में है, वहाँ का जो असेंबली है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है वहाँ का कांग्रेस एंड सीनेट है, तो वहाँ पे बिल है, लेकिन अभी इसके पास होने की संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक ग्रुप है रिपब्लिकन्स का वो उनके अगेंस्ट में है। Okay, despite the US administration and Pentagon, they want some of the support, क्योंकि अगर यूक्रेन हार जाता है तो कहीं ना कहीं यूएस को ही इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ओके, फिर यहाँ पे है कि यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी प्लेज किया है $144 बिलियन का, लेकिन ये फिनेंस, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सब एकदम मिक्स करके है, इसमें कुछ अलग अलग डिवाइड किया है। तो ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है। यूएस का जो सपोर्ट होता था वो एक बड़ा चंक होता था, वो डायरेक्ट मिलिट्री यूज के लिए जाता था। ओके, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो अमेरिका का एक ग्रुप है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप के सपोर्टर ग्रुप है, जो रिपब्लिकन्स है, वो बहुत ही विरोध में है कि उनको पैसा दिया जाए, यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। ओके, अब लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन को अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा चैलेंज फेस कर रहा है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में उन्होंने जो समर ऑफेंसिव उन्होंने स्टार्ट किया था वो फेल हो गया है। उनका सिचुएशन जो है कि स्ट्रेटेजी भी नहीं कर पा रहे हैं कि रसिया जो एग्रेसिव रूप से आगे आ रहा है उसको कैसे उसको रोका जाए। रसिया उनका जो एक फेमस सिटीज है अवदीव्का, यहाँ पे कंट्रोल कर चुका है, यहाँ पे टोटल कंट्रोल है। तो एक तरीके से अवदीव्का को लोकेट करते हैं, थोड़ा सा अपने मैप में लोकेट करते हैं इसको। ओके, ये एरिया जो दिख रहा है यही है अवदीव्का, ये है अवदीव्का, दोनस्तेक्स के काफी पास है। तो जब आप ये मैप देखते हैं यूक्रेन का, ये बॉर्डर एरिया है जो रसिया के साथ है, यहाँ पे ये है, ये जो है सी ऑफ एजो है, तो इसको भी याद रखिएगा, सी ऑफ एजो, ये बहुत फेमस नहीं है तो ये पूछ सकता है। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी इधर है, तो ये ब्लैक सी तो फेमस है, आपने कई बार देखा होगा तो ये याद हो गया होगा, ये सी ऑफ एजो नहीं याद होगा, तो इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि ये वाटर बॉडीज आपको यूक्रेन में दिख रही है, ये वाटर बॉडीज, ये एकलौता रिवर है जो यूक्रेन का सबसे बड़ा रिवर है, और भी है ट्यूबिटरीज इसके, लेकिन ये सबसे बड़ा रिवर है। और ये जो रिवर है उसका नाम है निप्रो, डी यहाँ पे साइलेंट है। ओके, नियाप्रो भी इसको कहते हैं।
और ये मेजर रिवर है और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूक्रेन है। ये कहाँ से निकलता है? रसा से निकलता है, बेलारस होते हुए यूक्रेन में आता है। ओके, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है यूक्रेन का है, बेलारस का है, लेकिन फोर्थ लॉन्गेस्ट यूरोप का। यूरोप का जो लॉन्गेस्ट है वो वोल्गा है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि वही सिचुएशन जो रस्सा का है वो इम्प्रूव हुआ है, जो उनका ग्राउंड अटैक है वो भी इम्प्रूव हुआ है, जो आर्टिलरी अटैक है वो भी इम्प्रूव हुआ है। सबसे ज्यादा जो बेहतरीन रूप से वेपन रसा ने यूज किया है, यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल ग्लाइड बम। तो ये अगर पूछ दे प्रीलिम्स में ये किससे रिलेटेड है तो ये थोड़ा याद रखिएगा। दिस इज एसोसिएटेड विद द रसा एंड यस इट हैज गिवन ए लॉट ऑफ एडवांटेज, बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन में लाया है रसा को। ओके, इजराइल एंड इट्स गाजा एक्शन। अभी देखते हैं कि गाजा में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके थोड़े अगेंस्ट में है। वहाँ के बहुत से ग्रुप है, जैसे एक रिचर्ड्स एंड हास है, वहाँ के यूएस ऑफिशियल है, उन्होंने ये बोला है कि जो अभी डिस्पाइट वो ज्यूइश है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजराइल के एक्शन को, बोला है कि दे हैव हार्म द रिलेशनशिप विद द यूएस एंड कॉज हार्म टू द इनोसेंट पैलेस्टीनियन। ये स्टैंड है, पहले ये ब्लाइंड सपोर्ट था वो नहीं है, कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहा है। और रफा पे जो अटैक हुआ था, ये इजराइल के इजिप्ट के साथ बॉर्डर है, जो ये गजा में है और इजराइल इजिप्ट के साथ बॉर्डर बनाता है सिनाई पेनिनसुला में। तो ये याद रखिएगा। ओके, हिज ओन पॉलिटिकल सर्वाइवल rather than स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, जो माना जा रहा है अभी जो डिसीजन लिया जा रहा है नेतन्याहू के द्वारा, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाए रखने के लिए और आगे पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हो रहा है, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो अब उनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर थी, तभी तो हमास का अटैक हो गया, 1200 लोग मरे। कहीं इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता तो नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चन पे जा रहा है ना, आपकी कैपेबिलिटी पे। अब उसको ये दिखाना है तो ये दिखाना मैं बदला ले रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग स्टेप ले रहा हूँ, कोई और नहीं ले पाता, तो बम्बार्डमेंट इजी है। ओके, तो कहीं ना कहीं यूएस का भी इस पे है कि जो सोल्यूशन है, सस्टेनेबल सोल्यूशन है, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं there should be the creation of the Palestinian state and sovereign state। अगर लिमिटेड भी है लेकिन सोवरेनिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वो अपने को रिजॉल्व करें, अपने आप को डिफेंड करें, अपने आप को रूल करें, गवर्न करें। तो लिमिटेड सोवरेनिटी हो पर पैलेस्टीनियन स्टेट ही फाइनल सोल्यूशन हो सकता है। ट्रम्प फैक्टर क्या है? ट्रम्प का बहुत ही चांस है पावर में आने का। ट्रम्प का यह है कि यूक्रेन से जो सपोर्ट है वो उसको रिजॉल्व करेंगे, हटाएंगे, रसा से बात करेंगे। तो ये वाला तो तुरंत इन्होंने कहा है सॉल्व कर देंगे कि जब सपोर्ट जाएगा ही नहीं तो यूक्रेन को अपना देना पड़ेगा। लेकिन ये देखा गया है कि ट्रम्प जो का इजराइल का सपोर्ट है काफी स्ट्रांग है। अभी उन्होंने देखा जब वो प्रेसिडेंट थे तो जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल उन्होंने खुद डिक्लेयर करवा दिया था, मतलब मिलकर डिक्लेयर किया था, बहुत सपोर्ट में थे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि यूरोपियन कंट्रीज कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट उतना सफिशिएंट नहीं है। अगर यूएस ने सपोर्ट खींच लिया तो यूक्रेन का हार पक्का है, और यूक्रेन हार गया तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हो जाएगा कि जो यूएस बोलता है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ सिक्योरिटी का, उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, पूरी यूरोपियन कंट्रीज सस्पिशन में आ जाएगी। साथ साथ जो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, इन सबको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी मिलेगी यूएस से, वो सारा ट्रस्ट चला जाएगा। वो छोड़िए, इंडिया का जो अभी अलायंस, जो कोलिशन जो बन रहा है, कहीं ना कहीं वो भी वीक हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे देखिएगा यही है यहाँ पे कि अगर कोलैप्स होता है यूक्रेन तो इसका रिपोर्शन जो यूएस का एक इमेज है गारंटर का, वो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट। नेक्स्ट न्यूज है आप ट्रैप, केजरीवाल्स अरेस्ट ए रिमाइंडर ऑफ द डेंजर ऑफ मिसयूजिंग इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि ठीक है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उनको अरेस्ट आपने किया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मिसयूज में किया है। यहाँ पे बोला कि ब्राइबिंग था, देयर वाज करप्शन और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग था। ठीक है, लेकिन ये देखते हैं कि जो ये आप अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसी, लेकिन ये बहुत सेलेक्टिव है। दिस इज द सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ एंड अंडरमाइनिंग द पब्लिक ट्रस्ट। मतलब जो आपके सपोर्ट में है वो कितना भी उनके खिलाफ केस चलता रहा हो, वो एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और जो आपको अपोजिशन में है केस उन्हीं के खिलाफ चलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जो फेयरनेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ है, कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन को हो रहा है। ओके,
सेंट्रल एजेंसी इन इंडिया टारगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, जैसे अभी हमने अरविंद केजरीवाल का केस है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर का केस था, तमिलनाडु के कई मिनिस्टरों के खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन जितने भी अपोजिशन है वहीं पे चल रहा है। जो सपोर्ट में आ गया वहां पे केस नहीं चलेगा। जैसे हमने देखा कि असम के जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो पहले कांग्रेस में थे, उन पे बहुत से केस करप्शन का था, शारदा स्कैम था, लेकिन जो उन्होंने बीजेपी शिफ्ट किया सारे स्कैम चले गए। तो ये है कि अगर एलिजियंस अगर आपका रूलिंग पार्टी का हो गया तो जो लीनियंसी शो की जाएगी वो बहुत हाई है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डिस्पाइट अगर करप्शन है भी, ओके ठीक है करप्शन है, ये गलती है, फिर आप मिसयूज ऑफ द एजेंसीज जो हो रहा है वो भी तो दूसरी तरीके की गलती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू रॉन्ग डू नॉट मेक ए राइट, गलती के बदली गलती करके चीजें सही नहीं हो सकती है। तो दिस इज यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट एडिटोरियल है जो पाकिस्तान में अभी चल रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। क्यों हो रहा है? पहली बात यह है कि दोनों एक पहले तो बहुत होप था, तालिबान का जब पावर आया था तो पाकिस्तान को लगा कि ये हमारे सपोर्टिव पावर है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ तक प्रेज किया था कि जो तालिबान रूल है वो ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन का एक तरीके से सिंबल है, ओके। लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, क्यों जो हमारा एक्सपेक्टेड था, जो अफगान तालिबान है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया। तो यहाँ पे जानने की जरूरत है कि जो अफगानिस्तान में है तालिबान है वो दो तरीके का है। एक तालिबान है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, और एक ओरिजिनल जो अफगान तालिबान है जो अभी रूल कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये था। अब ये देखिएगा, ये अफगान तालिबान और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लोगों को नहीं समझ में आता है, ये समझिएगा। ये अफगान तालिबान, अफगान तालिबान, ओके, और ये है तहरीके तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ओके। इसको पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, ओके। अफगान तालिबान था, इसका पहले पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये जो वहां के अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी जिसको सपोर्ट था यूएस का, इंडिया का भी थोड़ी सपोर्टिव थे, पाकिस्तान को लग रहा था कि उसको रिप्लेस करके अफगानिस्तान हमारे सपोर्टिव है, इनको ला देंगे तो हमको बहुत बेनिफिट होगा, तो ये पावर में आ गए। अब साथ में साथ है कि वहां पे एक पाकिस्तानी तालिबान भी है। अब पाकिस्तान को लग रहा था इसको कह के हम इसको कर्व कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये और ये दोनों का आइडियोलॉजी सेम है। दोनों अपने को पास्तूनी ब्रदर्स, भाईचारा दिखाते हैं कि दोनों पास्तूनी है, कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से भाईचारा है, ओके। तो कितना भी पाकिस्तान ने प्रेशर बनाया इन पे कि इसको कर्व करो, इनको इन्होंने कर्व नहीं किया, जहां तक कि ये और मजबूत हो गया जब ये पावर में आ गए। अब दिक्कत थी कि यहाँ से पाकिस्तान का, इनका तो अच्छा रिलेशन था, ये भी अच्छा रिलेशन इनसे भी बना के रख रहे थे, इनसे भी बना के रख रहे थे, तो कैसे बैलेंस चल रहा था। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है जो इनके बॉर्डर बनाती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है ना, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, तो ये याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन, ओके, इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे डूरंड लाइन पे जो ये अफगान तालिबान है, इनका था कि जो ये लाइन है ये हम नहीं मानेंगे, पाकिस्तान कह रहा था मानेंगे। इसको लग रहा था कि पाकिस्तान का कुछ एरिया हमारे में है, इस पे डिस्प्यूट होने लगा, जैसे कि कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान में चलता था वैसे यहाँ पे चल रहा था। अब इनमें दूरियां बढ़ने लगी, अब ये पहले से दोस्त थे, पहले से बैलेंस कर रहे हैं, अब जब इनमें दूरियां बनेगी और ये ऑलरेडी एक दूसरे के दुश्मन है तो कहीं ना कहीं ये और क्लोज आ जाएंगे, ये अब क्लोज आ गए। अब ये है कि ये पाकिस्तान का जो अटैक, पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, जैसे वजीरिस्तान में अभी हुआ तो इन्होंने किया, अब ये इन पे इल्जाम लगा के अफगानिस्तान में कर रहे हैं, तो ये इस समय गवर्नमेंट में है तो ये कहेगा कि अरे ये तो हम पे अटैक है। तो अब ये डायरेक्ट लड़ाई जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में डायरेक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को आपको मिलेगा। और साथ साथ ये पश्तूनी, दोनों आपस में पश्तूनी भाई भाई बोलते हैं, तो वो एक अलग ही एक दूसरे में वो है, ठीक है, ओके।
दूसरी चीज है कि जैसे अफगानिस्तान का क्या मोटिव है, पाकिस्तान तालिबान का क्या मोटिव। अफगानिस्तान तालिबान का था कि वहां का जो गवर्नमेंट है यूएस के सपोर्ट से, वो सही गवर्नमेंट नहीं है, वो इस्लाम को सही रूप से रिप्रेजेंट नहीं करती है। हम अपना एकदम असली वाला सुन्नी इस्लाम का जो क्लर्जी, जो वहाँ के मुल्ला मौलाना होंगे, उससे रूल बनेगा, वो रूल चलेगा कि हाँ सबको नकाब में रहना है, सबको लड़कियों को पढ़ने नहीं जाना है, वे हम इम्प्लीमेंट करें। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब पाकिस्तान तालिबान भी यही रूल पाकिस्तान में लाना चाहता है। जैसे कि पाकिस्तान में एकदम इस्लामिक रूल नहीं है, वहां पे भी थोड़ी बहुत मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन जो पाकिस्तान तालिबान है ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते ये डेमोक्रेसी और ये सब चीजें, जो हमारा सुन्नी इस्लाम है उसी से चलेगा। तो वो जैसे अफगान तालिबान इस समय अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, वहां पे गवर्नमेंट बनाया है, सेम पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान पे कब्जा करके वैसा ही रूल लाना चाहती है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, दोनों एक दूसरे के अब भाई भाई हैं। तो जिस पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया था, वही तालिबान आज इसके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि उसका एक ब्रांच सोच रहा है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो सही रूप से नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट न्यूज जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे ही है, लेकिन आज इसका पर्सपेक्टिव दूसरा है। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का था, उसमें हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि क्यों हम मुस्लिम को एक्सक्लूड किए हैं इसमें से। तो एक मुद्दा था कि पार्टीशन के टाइम पे मुस्लिम का डिमांड था, तो मुस्लिम को वो उन्होंने डिमांड किया, वो मेजॉरिटी में चले गए पाकिस्तान में, तो अब क्यों दिया जाए। तो एक तरीके का कि पार्टीशन का दोषी मुस्लिम को ही ठहराया जाए, एक तरीके से ये है। दूसरी चीज ये है कि परसिक्यूशन, अगर मुस्लिम इन तीनों कंट्रीज में मेजॉरिटी में है तो परसिक्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये दो ग्राउंड है, इसी पे ये जो राइटर है उन्होंने डिस्कस किया है कि ये दोनों जो ग्राउंड है जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने लिया है वो सही नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो स्टार्ट हुआ था मूवमेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और वो सारे मुस्लिम ने सपोर्ट नहीं किया था। कुछ लैंडलॉर्ड थे नॉर्थ इंडिया में, मुस्लिम लैंडलॉर्ड, उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हीं का डिमांड था, सारे मुस्लिम्स का डिमांड नहीं था। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि कहीं ना कहीं सिर्फ इनकी गलती नहीं थी। 1920 में जो हिंदू राइट विंग थी, उन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इन्होंने बोला ऐसा, तो फिर जो मुस्लिम थे उनको लगा कि हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रखा जाएगा इस देश में, तो उन्होंने कहा कि हमें अलग से कुछ दे दो ताकि हम भी एक इंडिपेंडेंट होके रहें। तो कहीं ना कहीं एक था ये, दूसरा रीजन था। और तीसरा रीजन ये था कि ऑलरेडी जो ब्रिटिश थे, कॉलोनियल पावर थे, ऑलरेडी उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पहले से ही इस्तेमाल करके डिवाइड बना के रखा था, और ऊपर से ये सब दो कंडीशन और इसको बढ़ावा दे दिए, तो कुछ ना कुछ मुस्लिम की सपोर्ट जाने लगी पार्टीशन को लेके। ओके, लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा कि बहुत से ऐसे लीडिंग जो मुस्लिम लीडर थे वो पार्टीशन के लास्ट तक अगेंस्ट में थे। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और इनके नाम से रेड शॉर्ट बहुत फेमस थे। एक इनका क्लब था, उनको खुदाए खिदमत हिंदी में बोलते थे, और वो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए डेडिकेटेड थे। तो रेड शॉर्ट याद रखिएगा, रेड शॉर्ट अगर आए, रेड शॉर्ट इनका बनाया हुआ ग्रुप था। ओके, और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। ये लास्ट तक ये लोग अपोजिशन में थे पार्टीशन के। ओके, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ये थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ओके, ये अपोजिशन में थे। जो शेख अब्दुल्ला जो पहले चीफ मिनिस्टर जो वहां के वजीर आजम जम्मू एंड कश्मीर के बने थे, ये भी सेकुलर ग्राउंड पे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। ओके, तो ही वाज आल्सो अगेंस्ट दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिएगा देवबंद का जो रिलीजियस ग्रुप था वो भी अगेंस्ट था पाकिस्तान के, पार्टीशन के, पाकिस्तान के। तो इतना ज्यादा सपोर्ट था कि एक यूनाइटेड इंडिया रहेगा। तो दिस इज द अदर रीजन। ओके, यहां तक देखा जाता है कि जो एडवोकेसी सेपरेशन की बात हो रही थी, वो जो साउथ के लीडर थे पेरियार, वो कर रहे थे।
वो कह रहे थे कि हमें द्रविडिस्तान चाहिए। वाई द द्रविडिस्तान? उनको ये लगता था कि जो फ्रीडम मूवमेंट का पावर अंग्रेजों से हाथ से ज्यादा है वो अपर कास्ट हिंदूज के हाथ में ज्यादा है, और वो जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं वो कभी उनके लिए काम नहीं करेंगे, वो हमेशा उनको मार्जिनल बना के रखेंगे। और साउथ इंडिया के जो लोअर कास्ट है या जो भी मार्जिनलाइज कास्ट है उनके लिए तो पक्का नहीं करेंगे, तो हमें द्रविडिस्तान चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उनका ये बिलीफ था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सब जितनी भी चीजें थी पाकिस्तान का जो मुस्लिम ग्राउंड पे डिमांड था वो सब फेल हो गया, प्रूफ फेल हो गया, क्योंकि पहले जो बना वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था, अब ये दोनों मुस्लिम ग्राउंड पे थे। पाकिस्तान खुद पाकिस्तान के अंदर डिवाइड हो गया, बांग्लादेश बना 1971 में, और 1971 में ये प्रूफ हो गया कि ऐसा नहीं है कि सेम रिलीजन एक साथ रहे तो वो पीसफुल रहेंगे या उनमें डिवाइड नहीं होगा। अभी देखिए जो अफगानिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान में चल रहा है, जो पाकिस्तान और ईरान में चल रहा है, जो अभी हम देखें और भी कंट्रीज में चलते हैं, जैसे कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया का राइवलरी है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि रिलीजन अगर अच्छे लोग हैं, अच्छा समाज है, तो कितनी भी डाइवर्सिटी हो एक साथ पीसफुल रह लेंगे। अगर अच्छा समाज नहीं है तो दो भाई भी हैं आपस में लड़ के कट मर जाएंगे, ऐसा बोला जाता है, ऐसा प्रूफ भी है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द थॉट प्रोसेस द सोसाइटी शुड बी गुड इन द एनी सोसाइटी। ओके, इंडिया के मुस्लिम्स का देखिएगा कि बहुत ही उनका कंफ्यूजन में था। जब पार्टीशन हुआ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में जाए कि इंडिया में जाए। मुस्लिम लीग है वो बोल रही थी कि जितने भी मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं तुरंत आप पाकिस्तान में आ जाइए। तो जो अब्दुल कलाम आजाद जो पहले चीफ मिनिस्टर, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने कन्विंस किया सबको, सारे मुस्लिम्स को कि नहीं, हमें यहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं उनको राइट दिया जाएगा। गवर्नमेंट से सर्कुलर नोटिफाई करवाया, और इनके सपोर्ट में जब वहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू एंड जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय के गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये सब कंडीशन रहा है। ओके, अब बात आती है कि परसिक्यूटेड नहीं है मुस्लिम इन तीनों देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जो अहमदिया कम्युनिटी है और उसके जो सबसे लीडिंग सिटीजन माने जाते थे, जो नोबेल प्राइज भी विन किया था, प्रोफेसर अब्दुल सलाम, उनको भी डिस्क्रिमिनेटर एंड परसिक्यूशन फेस करना पड़ा। ये स्थिति है। तो अहमदिया है, सोहरावर्दी है, और भी बहुत से कम्युनिटी है जो मुस्लिम के होने के बाद भी उनको उनका परसिक्यूशन वहां पे होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑल दिस थिंग्स सो दैट द ग्राउंड बोथ दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द सीएए परसिक्यूशन और जो पार्टीशन है दोनों रॉन्ग है। ये बोल रहे हैं कि जो अभी मेन ये सीएए एक पार्ट है जो हमारी यहाँ का राइट विंग है, हिंदू राइट विंग है, उनका एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा चल रहा है। वो एजेंडा है कि डी इस्लामाइजेशन ऑफ द इंडिया, जितनी भी इस्लाम से रिलेटेड निशानियां उसको मिटा दी जाए। और इसका डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को आप टिकट न दे, क्रैकडाउन ऑन द मदरसा इन द स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश एंड असम, दरगाह है, मास्क है, उनको टारगेट किया जाए। ओके, तो ये सारे एजेंडा है, कहीं ना कहीं एक ही चीज को लाने की कोशिश है कि डी इस्लामाइजेशन ऑफ द इंडिया, ऐसा ये राइटर का बोलना है। लेकिन दुखद ये है कि जितने भी अदर कम्युनिटी है जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, नॉन मुस्लिम है, ओके, या तो मुस्लिम भी कम्युनिटी जो है एक वेल क्राफ्टेड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इसका नहीं ला पा रहा है। उनका सिर्फ रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन में सोल्यूशन नहीं होता। यू हैव टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर मैनर में फेस करना चाहिए, वो मिसिंग है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है वो है कि ए टर्फ वॉर विद द वाइल्ड। यहाँ पे मेनली ये जो केस है वो हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु का केस है। तमिलनाडु में कंटिन्यूअसली डेथ जो केसेज है, इन द केस ऑफ द एलिफेंट का जो हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे तो कई और भी एनिमल है, लेकिन जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एलिफेंट बाहर आ रहे हैं और वो प्रॉपर्टी एंड लाइफ का लॉस हो रहा है उससे। ठीक है, रिसेंट जो केस है जिसके कारण ये न्यूज है अभी 5 मार्च का है, और एक ट्राइबल कम्युनिटी है कादार ट्राइब, उनके 2 लोगों को एक हाथी के कारण डेथ हो गया, हाथी ने कुचल दिया। ओके, तो ये कदार ट्राइब कहाँ पे पाए जाते हैं? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। ओके, और ये मेनली क्या कर रहे वो क्या करते हैं?
collect the forest produce like the honey, tuber and मरुतिकुरु. ओके, तो मरुतिकुरु सीड्स होता है, ये यूज होता है मेडिसिन ऑयल में, तो इसीलिए उसी को ढूंढने गई थी, इनका डेथ हुआ था. वलसाला, वलसाला इनका नाम था. तो इसके बाद ये काफी और डिबेट में आ गया. मेन रीजन क्या है? जो मेन रीजन बताया जाता है कि एलिफेंट से क्यों इतना एग्रेसिव होकर अटैक कर रहे हैं, एक रीजन है कि एलिफेंट का जो है वो मुस्था, मुस्था एक कंडीशन होता है, एक प्रॉपर टाइम होता है जहां पे एलिफेंट एग्रेसिव होता है. क्यों? क्योंकि उस समय वो देयर हैज द इंक्रीज रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है हो जाते हैं. ओके, तो उसके कारण वो एग्रेसिव हो जाता है. ओके, मेनली क्या रीजन है जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? केरला में डेंसिटी जो फॉरेस्ट की है वो ज्यादा है, लोगों की भी डेंसिटी ज्यादा है. तो डेंस फॉरेस्ट के बगल में डेंस विलेज, डेंस टाउन है, पीपल एंड डेंस फॉरेस्ट. तो अब जो अगल बगल होंगे तो जो वाइल्ड एनिमल है वो इनके एरिया में आएंगे और लोग फॉरेस्ट के अंदर अपना खेती, अपना एक्टिविटी बढ़ाएंगे. कहीं ना कहीं जो एनिमल का रहने का जगह कम होगा तो वो आपके जगह में ही आएंगे. तो एक रीजन है सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर, सेटलमेंट क्लोज टू द वाइल्ड लाइफ, ये मेन रीजन है. अब स्टेट गवर्नमेंट अब परेशान है, उसने बोला कि केरला को क्या बोला है, केरला डिक्लेयर्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एट द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, और उन्होंने एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट किया है एज ए नोडल ऑफिसर टू एड्रेस दिस इशू. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में होता है, और ही इज द हेड. वो जितना भी कंजर्वेशन से रिलेटेड डिसीजन होता है वो लेते हैं, और जितने भी स्टेट में सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क हो, उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मेंटेनेंस सब इनके हाथ में होता है. ये आप याद रखिएगा. ओके, यहाँ तक कि ये जो अभी जो प्रोवाइड्स इनपुट एंड एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब देखते हैं कि यहाँ पे अलग से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कह रही है, जैसे कि रेज द मोर रैपिड रिस्पांस टीम इक्विप्ड विद द फायर आर्म्स सर्विलांस डिवाइस और द ट्रॉन्कुलाइजिंग गन्स. ट्रॉन्कुलाइजिंग गन्स का मतलब उससे अगर शूट करेंगे तो वो जो एनिमल होगा वो बेहोश हो जाएगा, फिर उसको फॉरेस्ट एरिया में जाके छोड़ आते हैं. तो इतना सारा यहाँ पे है. इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की भी बात की जा रही, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, क्योंकि ये तीनों का जो बॉर्डर है काफी एक जगह मिलता है, और जो फॉरेस्ट एरिया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक फैला हुआ है. तो इसीलिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बात हो रही कि नॉट एलिफेंट एलोन, टाइगर, लेपर्ड, बियर्स, गॉस, वाइल्ड बोस एंड मंकी, इन सबों से भी कॉन्फ्लिक्ट है. और मंकी का जो केस है वहां पे जो लॉस ऑफ द क्रॉप है वो काफी ज्यादा है. ओके, यहाँ पे ये नटमेग, ये जो हिंदी में इसको जायफल कहते हैं, ये होता है, आप मसाले में देखते होंगे, बहुत कड़वा लगता है. ओके, सेना स्पेक्टिकल्स, ये जो है इन्वेसिव स्पीसीज भी एक रीजन है. ये जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बाहर के जो पेड़ पौधे हैं जिनको जानवर नहीं खाता है वो फॉरेस्ट में ज्यादा उग गया है, जो कि उनका नेचुरल फूड है, तो वो क्या अपना नेचुरल फूड खाने के लिए बाहर आएंगे और तब कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर अगर जंगल के अंदर में ही सफिशिएंट पेड़ पौधे फल मिल जाए तो वो बाहर क्यों आएंगे. लेकिन जो इन्वेसिव स्पीसीज जैसे सेना स्पेक्टिकल्स है, ऐसे चीजें अंदर हो रही हैं. एरो रूट्स, ये भी क्रॉप वन ऑफ द क्रॉप ऑफ द केरला में जो होता है. तो केरला में ये सब होता है, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स पे देके पूछ सकता है कि क्या क्या है. ओके, देन वी हैव टू गो फॉर द दिस सोल्यूशन. यहाँ पे पहली बात ये है कि हर जगह हर टाइगर रिजर्व का कंडीशन सेम नहीं है कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है. जैसे इन्होंने बोला कि पेरियार टाइगर रिजर्व में नहीं है, लेकिन वायनाड एंड इडुक्की में सबसे ज्यादा है. ओके, तो क्यों है? देयर इज द डिफरेंस इनटू द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, चेंज इन द हाइड्रोलॉजी, फ्लड, proliferation of the resorts near the forest area, behavioral change in the wildlife, invasion of the non-native plants. ये सभी का कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉम्पैक्टेड है. यहाँ तक देखिएगा कि जो इन्वेसिव स्पीसीज है, ओके, तो वहाँ पे भी इन्वेसिव प्लांट्स स्पीसीज है, उनका काफी ज्यादा एक संख्या में बढ़ा है. 22 यहाँ पे दिया है, 22. इसके कारण भी है, अब उनको खुद का प्लांट नहीं है तो वो क्या करेंगे, बाहर ही जाएंगे. ओके,
इसके सिवा फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्योंकि ह्यूमन बीच में आ जा रहा है, जैसे कि अब सही तरीके से नहीं है कनेक्टेड है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट यहाँ पे है, एक फॉरेस्ट यहाँ पे है, ओके, एक फॉरेस्ट यहाँ पे है। अब इनका कॉरिडोर यहाँ पे है, एनिमल यहाँ से यहाँ जाएगा। पहली बात की तो ये फॉरेस्ट पहले एक ही में था, लेकिन अब यहाँ पे ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ह्यूमन ने अपने कॉलोनी बना लिया। अब ह्यूमन यहाँ पे कॉलोनी बना दिया, कुछ ऐसे कर दिया गया कि ये जो, या रेल रेल यहाँ से चला गया, रेल लाइन यहाँ से चला गया, या कोई हाईवे बना दिया। अब यहाँ से यहाँ एनिमल को जाना है तो यहाँ से टकराएगा। अगर यहाँ पे सेटलमेंट है तो यहाँ पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे अगर खेती करने आ रहा है फार्मर्स तो अटैक होगा, क्योंकि ये तो नहीं जानता है ना, ये इसको तो इधर से इधर जाना है, क्योंकि उनको पता है उनका जो रहने का एरिया है। अगर आपको सिर्फ एक गांव तक ही बांध के रख दिया जाए और कहा जाए इस गांव से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, तो क्या हाल होगा? आप तो जाएंगे, क्योंकि ये नेचर है, हम एक गाँव तक नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं हमें एक गाँव से दूसरे गाँव तक निकल के जाना होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी, ओके। बीच में अगर एक खाई बना दिया जाए तो यस, दिस विल हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट। यहाँ पे भी यही हो रहा है, अगर रेल लिंक यहाँ से है, अब जानवर को यहाँ से यहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं दिस इज कॉजिंग द, यहाँ इंटरेक्शन होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो फ्रेगमेंटेशन है उसको कनेक्ट करना चाहिए, कॉरिडोर होना चाहिए, और जो रोड यहाँ से है वो रोड इधर से निकाल लीजिए, जो सेटलमेंट यहाँ पे है उसको इधर लाइए, जहाँ पे इनका जो प्रॉपर इंटीग्रेशन है फॉरेस्ट का, मूव कर सके, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग और है, नेक्स्ट थिंग ये बोल रहे हैं कि पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और इनटू द टूरिस्ट एरिया। जैसे अब मैं कहीं गया फॉरेस्ट एरिया में, खाने के लिए कुछ लेके जाऊंगा, जैसे 5 पराठे लेके गया, 3 पराठे खाया, 2 पराठे फेंक दिया। अब 2 पराठे फेंका उस टूरिस्ट प्लेस पे, तो जो अगर बंदर आसपास है या कोई भी जानवर है वो खाने आएगा। जैसे मैं लेके गया कि 10 एप्पल लेके गया कि खाएंगे हम लोग 3 लोग बैठ के, 2-4 एप्पल वहीं फेंक के आ गए। बनाना खाया, छिलका फेंक दिया वहीं पे, तो अब एनिमल उस जगह पे आ जाएंगे। और पहले फॉरेस्ट में थे, अब जाएगा वो दूर से ज्यादा होगा, उसको देखेगा अरे छिलका अच्छा है वहां पे सेव गिरा है, वहां पे पराठे गिरे हैं, तो वो वहां पे आना स्टार्ट करेंगे। और जब आना स्टार्ट करेंगे, टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पे एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। ओके, एक चीज और है, जो फ्लड है, डिक्लाइन ऑफ द फ्रूट बियरिंग ट्रीज है, एंड ब्लॉक स्ट्रीम है, ये वाटर सोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, और जो एनिमल है फिर से वापस इधर आएगा, जो सेटलमेंट है, तो ये सब भी अलग से रीजन है। ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज ये कीजिए कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। पहला चीज तो यही है कि क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, वहीं पे फल फ्रूट्स कनेक्टेड हो, सब कुछ हो, फॉरेस्ट एरिया प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हो, वहाँ के जितने भी नेटिव स्पीसीज हो इसको कंफर्म करें। दूसरा करें ये फ्रेगमेंटेशन, ये सब करेंगे ही। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि जो नेचुरल फॉरेस्ट स्ट्रीम है, जो हमने डैम बना के पानी को मोड़ के रखा है, उस सबको कोशिश करें कि वो वापस जाए। जो सूख गए हैं पॉन्ड, तालाब जो भी हैं, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, उनको फिर से रिजुवनेट किया जाए, फिर से उसको वापस लाया जाए। इन्वेसिव स्पीसीज को रिमूव करके जो नेटिव स्पीसीज है उसको लाइए, इंडिजीनियस स्पीसीज जिसको कहते हैं। और इसके लिए अगर आप मनरेगा स्कीम है उसका भी यूज कर सकते हैं। और जो लोग टूरिस्ट, जो जिन लोगों को नहीं पता है कि वहां फेंक के नहीं आना चाहिए, कि 2 रोटी लेके आए हैं तो 2 रोटी खाइए और वापस लेके चले आइए, ये अवेयरनेस भी फैलाना पड़ेगा। तो इसके लिए ओवरऑल हमें क्या चाहिए? एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड इन्वॉल्विंग वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नेंस इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन ला के हमें इसका सोल्यूशन लाना होगा। इस पे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। Discuss the factor contributing to the rise in the human-animal conflict in Kerala and its implication for the both wildlife and the human population. Also suggest measure to mitigate them. Okay. तो पहली बार जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं कि इसका मेन डिमांड क्या है, फैक्टर ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग। ओके, फैक्टर पूछ रहा है क्यों ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ ज्यादा हो रहे हैं। फिर पूछ रहा है कि इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द बोथ वाइल्ड लाइफ एंड द ह्यूमन, दोनों पे देखेंगे कि दोनों को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, और लास्ट में कैसे मिटिगेट किया जाए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कैसे ऐसे बढ़ रहा है, तो केरला का ही केस ले लेंगे कि डेथ का हम दे देंगे कि नंबर ऑफ द डेथ कैसे इंक्रीज हुआ है, वायनाड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर हम क्या लाएंगे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। तो फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द
this forest area, the behavior of the tourist, the encroachment of the forest area, ये सब आप लाएंगे, और भी चीजें आप ला सकते हैं। फिर इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है? एक तो इम्प्लीकेशन ये हो रहा है कि जो हमारा गुस्सा बढ़ता है ह्यूमन का, अगर क्रॉप लॉस हो जाए या किसी का डेथ हो जाए तो वो निगेटिविटी आ जाती है एनिमल्स के ओवर, ऑल जो कंजर्वेशन है उसी एफर्ट के खिलाफ चले जाते हैं। दूसरा चीज है कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के कागार पे चले जाते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है फूड का, ह्यूमन लॉस हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा है। ये सब इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ह्यूमन पे भी और एनिमल पे भी। ओके, अब मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया गया है, और भी जो प्लान है इंटर स्टेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, सर्विलांस है, और हम उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे ड्रोन को बता देंगे, ड्रोन यूज करके पहले ही हम अलर्ट कर देंगे, काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं। तो वो मिटिगेशन एफर्ट हम करेंगे और कनेक्शन कर दें फॉरेस्ट में, जो सेटलमेंट है थोड़ा सा बाहर लाएं, जो इंक्रोचमेंट है कम करें। ओके, तो ये सब हो सकते हैं मिटिगेशन में। लॉट ऑफ आंसर यू कैन राइट, लॉट ऑफ पॉइंट यू कैन राइट इन दिस आंसर, और कंक्लूड उसी अनुसार आप कर देंगे। दिस विल बी द होलिस्टिक आंसर। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, इनइक्वालिटी डिप्ड ओवर द पास्ट डिकेड। तो इनइक्वालिटी डिप हुआ है, उसका मेन प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ इन्होंने दिया है कि जो हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसके रिलेटेड प्रूफ है कि मंथली पर कैपिटा कंजप्शन है वो जो टॉप 5% है और लोवेस्ट 5% है उसके बीच में कम हुआ है, क्योंकि जो लोवेस्ट 5% है इसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है और टॉप 5% कम हुआ है। तो एक का कम हुआ, एक का ज्यादा हो गया, तो उससे इनइक्वालिटी कैसे कम हुआ? सोचिए, ये दो पौधे हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये पौधा छोटा है, ये पौधा बड़ा है। ये पौधा एक साल में अगर 2 मीटर बढ़ जाए, मानिए इसका 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, एक साल बाद इसका ग्रोथ रेट ज्यादा है। अगर इसको हम कहें कि 2 मीटर बढ़ा तो ये एक साल बाद 3 मीटर का हो जाएगा, और इसका ग्रोथ रेट सिर्फ 1 मीटर हुआ तो ये कितना होगा? 5 मीटर का हो जाएगा एक साल बाद। पहले डिफरेंस था वो, ओके, कितना ग्रोथ किया? पहले डिफरेंस था 2 का, अभी डिफरेंस 2 का। हाउ दिस इज ओके? इसको ग्रो कितना दिखाया था? 2 दिखाया था ना, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, आई वाज रॉन्ग। तो अभी जो डिफरेंस है 1 का हो गया, कम हो गया ना, 1 हो गया 2 से। पहले जो डिफरेंस था 2 का था, तो इनइक्वालिटी कम हो गई कि नहीं? 5 और 4 का है, जस्ट अब थोड़े और ग्रोथ करें तो बढ़ जाएगा। तो यही है, जो टॉप 5 है, जो छोटे हैं, जो अभी जिनका नीचे इनकम था, कम इनकम था, उनका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो टॉप पे है उनका कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? Okay, it is the average of the monthly amount of the money spent by the individual within a specific area. Okay, और इसमें हम फूड एंड नॉन फूड दोनों लेते हैं। फूड में फूड ग्रेन हो गया, डिफरेंट आइटम्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया एंड अदर प्रोडक्ट, एंड नॉन फूड में ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, ये हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, बेसिक्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं, इंडियाज नाउ आइज ऑन द अफ्रीका फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ पे हो रहा है ये, यहाँ पे न्यूज है, इंडियाज नाउ आइज ऑन द अफ्रीका क्रिटिकल मिनरल्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर द नॉन फ्यूल मिनरल्स एंड दे आर यूज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग सच एज द, जैसे कि हो गया कि मिसाइल प्रोडक्शन और द इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, उसमें काफी ज्यादा होता है। और उनका जो उनका अगर उनका इतना क्रिटिकल रोल होता है कि अगर वो नहीं रहे तो जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगा, इसीलिए उनको क्रिटिकल कहा जाता है। तो वो एक तरीके से क्रूशियल बन गए हैं, उनके बिना कंपल्सन हो गए हैं। ओके, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, ओके, निकल हो गया, ये सब क्रिटिकल एलिमेंट है जो रेयर अर्थ मटेरियल है। ओके, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे लिथियम है, अभी लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में ब्लॉक मिला है और वहां पे ऑक्शन भी हुआ, तो ये याद रखिएगा। कहीं ना कहीं अगर पूछ दे कि लिथियम है इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो कभी कभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके,
अफ्रीका कंट्री में ज्यादा है तो इंडिया वहां पे कर रहा है। कोबाल्ट हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका में भी ज्यादा है। चिले में कोबाल्ट का हमने अभी किया था। ओके, ऑस्ट्रेलिया से हम लिथियम ब्लॉक को कर रहे हैं माइनिंग। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो माइनिंग का एरिया है क्रूशियल है। ऑलरेडी चाइना का कैप्चर है, यूएस का कैप्चर है, इंडिया को भी करना पड़ेगा, प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। जो जाम्बिया, नामीबिया एंड कॉन्गो, घाना, मोजाम्बिक, इन सभी में पाया जाता है। देखिएगा कितना एक तरीके का दुर्भाग्य है कि इनके पास जितने भी ये हैं, ज्यादा होने के बाद भी ये इनस्टेबल है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं है। लिथियम का यूज जो है बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए होता है, और भी यूज हो सकता है कंप्यूटर्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस में भी हो सकता है। तो ये सब में होता है इनका यूज। तो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी तक का टॉपिक हमने कवर किया है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज, रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया। हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज डज द नीपियर रिवर पास थ्रू। तो हमने देखा था कि नीपियर रिवर, जो नीप्रो भी इसको कहते हैं, ये रसिया से निकल रहा था, बेलारूस में आ रहा था, और यूक्रेन में आके ब्लैक सी में जाके इसका लास्ट था माउथ। ओके, तो बी होगा करेक्ट आंसर। 3 है, पोलैंड एंड रोमानिया में नहीं जाता है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीप्रो रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। गलत हो गया, वोल्गा है। इट फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी, हमने बोला ब्लैक सी में है, तो ये भी गलत हो गया। डी होगा आंसर, नाइदर 1 नाइदर 2। यूनिफाइड गाइडेड करेक्शन मॉड्यूल ग्लाइड बम, UMPK, recently seen in the news, are employed by the military force of the Ukraine, United States, NATO and US, रस्सा। तो हमने देखा कि रस्सा ही है, यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है और लीड भी लिया है इसी के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज इज सेपरेटेड बाय द डूरंड लाइन। इंडिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, और इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। तो इसको याद रखिएगा। द कादर ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा एंड असम। तो अभी हमने देखा कि केरला में ही है, जहाँ पे थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट था। ओके, consider following crop, rubber, coconut, nutmeg, cocoa, areca nut. How many of the above crops are considered major plantation crop in the Kerala? Only 2, only 3, only 4, all the 5. तो हमने देखा रबर सबको मालूम है, कोकोनट सबने देखा है पेड़ वहां पे, कोकोआ सबको पता है, नटमिक में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये और अरेका नट, तो ये दोनों ही है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, So here we have covered most of the relevant area from the today's news. हम यहाँ पे अपना जो सेशन है उसको ओवर करेंगे, कंक्लूड करेंगे। Thank you for joining the session. All the best. जय हिंद।